कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड वैन से होती है, जो कि एक सुपरस्टार गर्ल है। अपने कामों से तंग आके एक आइलैंड ही पहुंच आई थी। पीछे से एजेंट इसे कॉल कर करके बार बार वापस आने को ही बोल रही होती है, बट ये नहीं जाने वाली होती। अब दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जो कि एक कैप्टन है एंड अपने सोल्जर्स के साथ ही मिलकर प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक ही नियान आके ये बैड न्यूज़ देता है कि हमें अपने कैंपिंग एरिया में किसी स्ट्रेंजर के आने की खबर मिली है। इधर अक्सर ही इलीगल काम होता रहता था। अब इन्हें शक होता है कि कहीं एक्चुअली में वो बंदा भी कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं आया। सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दे देते हैं एंड ये लोग वैन की गाड़ी को ही फॉलो करने लगे थे। उसे बार बार रोकने को बोलते हैं, बट वो कहाँ रोकने वाली थी। और बस ऐसे ही स्पीड में गाड़ी चलाते चलाते अचानक ही वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी के साथ ही ये सीन कट। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वैन तो बेहोशी की हालत में इनके टेंट में ही पड़ी हुई थी और यहाँ पे कैप्टन लू उसकी कुछ मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ गई थी, स्पेशली के बाजू में। अब जबकि ड्रेस चेंज करने की बारी होती है तो तब भी वो अपनी आइज़ को क्लोज करके चेंज कर लेता है। कोई भी आंटी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थी। बाकी जो हॉस्पिटल था वो भी काफ़ी दूर एरिया में होता है, इनके लिए तो वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए ही सारा काम अच्छे से ही कैप्टन लू ने कर लिया था। अब नेक्स्ट डे जैसे ही वैन की आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक आंटी को देख के सरप्राइज एंड उनसे पूछने भी लगी थी कि आप कौन है और मैं इस वक्त किधर मौजूद हूँ। वो सारी बात का बता देती हैं कि कैसे कल तुम्हें यही समझा गया था कि शायद तुमको इलीगल काम करने के लिए आई हो, सो कैंप में लाया गया। अब मे भी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। बाकी तुम्हें चोट लगी थी, ग्रैंडमा भी मौजूद नहीं थी एंड मैं भी, वो किसी काम से ही गई हुई थी। हॉस्पिटल इधर से दूर पड़ता है, सो कैप्टन लू ने तुम्हारी ड्रेस चेंज कर दी एंड मरहम पट्टी भी, इसलिए कुछ बेटर फील कर रही थी। या गुस्सा कर रही होती है कि कैप्टन लू ने ऐसा क्यों किया। मीन के एक लड़की होते, मैं तो एक लड़की ही थी और उसने मेरी ड्रेस चेंज की, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। उस पर गुस्सा करने के लिए जाना चाहती है, बट अचानक ही फिर इसके बाजू में भी पेन होने लगा था। अब आंटी से समझाने की कोशिश करती हैं कि वैसे तो कैप्टन लू ऐसे नहीं है जैसा कि तुम उन्हें समझ रही हो, वो तो बस अब इमरजेंसी हो गई थी तो इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ गया, तुम उन्हें गलत मत समझो। इतने में कैप्टन लू भी वहाँ पे आ ही गए थे। ये उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालती है एंड ये भी समझाने की कोशिश करती है कि मैं एक सुपरस्टार हूँ और आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि मैं इधर कोई गलत काम करने के लिए आई होंगी, कि आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे नियान को तो अंदाज़ा था ही सही, कहीं ना कहीं वो भी वैन का फ़ैन ही होता है। अब फिर भी ये पहचानने से मना ही कर रहे होते हैं कि नहीं, तुम वो सुपरस्टार गर्ल वैन नहीं हो सकती हो, वरना कि इस एरिया में क्या कर रही होती। अब ये उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती ही है। इस बेचारी को तो एक ही रूम में बंद करके ही रख दिया था इन लोगों ने। अब वो तो इनसे नाराज़ भी हो जाती है कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब जैसे ही एक ग्रैंडपा टीवी देख रहे थे और यहाँ पे वैन का ही ड्रामा चल रहा था और उसे देखते ही नियान तो पहचान जाता है कि अरे ये तो वही लड़की है जो कि हमारे कैंप में आई हुई है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें उसे यहीं पे ही रखना पड़ रहा है। क्या सच में वो सच्ची बोल रही थी कि एक सुपरस्टार है। अब इनके शक में तो इजाफा हो गया था। जल्दी से जाके उसका बैग चेक करते हैं जो कि कैप्टन लू के पास था एंड उसका आईडी कार्ड चेक करने पे इन्हें मालूम हो जाता है कि वाकई में ये तो वही सुपरस्टार गर्ल है। अब नियान को तो अंदाज़ा हो गया था कि हमने गलतफहमी में ही उसे पकड़ के यहाँ पे लाए हैं, वरना कि एक सुपरस्टार जो कि पहले से इतनी ज़्यादा रिच है वो इलीगल बिजनेस थोड़ी ना करने के लिए आई होगी। बट हमारे हीरो नहीं मान रहा होता कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। आजकल तो ज़्यादा ये वाला बिजनेस तो सुपरस्टार से करते हैं, वरना कि और तो कुछ हो नहीं सकता। खैर इसका बैग तो इन्होंने इसे लौटा दिया था एंड ये भी इजाज़त दे रहे होते हैं कि वैसे तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हुई है, एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो गई थी। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो बिल्कुल जा सकती हो। लेकिन अब ये भी कह देती है, ज़िद में आ गई थी कि नहीं, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे भी गाड़ी भी कुछ ठीक होनी ही थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है तब तक तो यहाँ से हिलने नहीं वाली। वो अभी से खाने पे इनवाइट करता है, ये मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है। नियान तो कहता हुआ चला गया था कि बहुत ही यमी खाना बना हुआ है, ग्रैंडमा अच्छे से बना देती हैं। अब इसके पेट में भी जो है दौड़ने लगे थे।
जैसे ही रेडी होके वहाँ पे खाने की टेबल पे आती है तो सारे सोल्जर्स तो वैन को देखते ही रह गए थे कि वाओ ये कितनी ज़्यादा प्रीटी है एंड वाकई में ये सुपरस्टार है। वो सारे इसके फैंस होते हैं। अब वो जिस नज़र से इसे देख रहे थे, कैप्टन लू तो फ़ौरन से उन्हें खाना खाने का ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पे कुछ और काम मत करो, जल्दी से खाना खाओ और दफ़ा हो जाओ। आंटी तो बहुत ही अच्छे से वैन को ट्रीट करती हैं, इसका खाना भी देती हैं। ये उसे इधर काफ़ी ज़्यादा टीज़ करने की कोशिश करती है कि जब तुमने मेरी ड्रेस चेंज की थी कि सब कुछ देख लिया था। वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, तब तो मेरी आइज़ क्लोज थी और ये मत गलत फहमी में रहना कि तुम्हें जैसे कि देख के मैं भी इन सारे लोगों की तरह तुम्हारा फ़ैन नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नियान तो बार बार से खाना सर्व कर रहा होता है और ये देख देख के कहीं ना कहीं तो लू को जेलसी भी हो रही थी। एक्चुअली में वो इसे पसंद करने लगा था। फर्स्ट साइट ही उसे इससे लव हो गया था, बट मानने को खैर उसने कहाँ तैयार होना है। सबको ये फ़िलहाल तो इधर से भगा देता है। बाकी आंटी इसके लिए कोई स्वीट पोटैटो लिए फिर रही थी। अब जैसे ये उसे खा रही होती है एंड साथ ही साथ इससे गपशप करने के लिए भी आ गई थी कि गाड़ी कब तक ठीक होगी, क्योंकि गाड़ी के ठीक होने के बाद ही ये यहाँ से जाने वाली थी। और तभी ही ग्रैंडपा एक पपी को लेके आते हैं जो कि बिल्कुल वैन की तरह ही दिखता था और उसे भी स्वीट पोटैटोज़ पसंद थे। और ये देखते ही वो गुस्सा करती हुई चली जाती है एंड उसे ऐसा देख के तो यहाँ पे हमारा हीरो भी स्माइल करने लगा था और बस उसके रूम के बाहर ही आके बैठ जाता है। साथ साथ पपी को स्वीट पोटैटो भी खिलाने लगता है एंड उसे भी देखते हैं कि जैसे कि उसे एक कह रहा हो कि ये देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तो जल्दी से विंडो को क्लोज कर लेती है कि वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे सारे लोग ही मेरे फैंस हैं, स्पेशली कि जब मैं वहाँ पे गई थी सारे ही मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गए थे। बट ये कैप्टन लू तो मुझे कोई भाव दे नहीं रहा है। अभी से क्या पता कि वो इसे वाकई में पसंद करने लगे, बस एडमिट नहीं कर रहे। इसने तो उसे इम्प्रेस करने का डिसाइड कर लिया था। अगले दिन बड़ा ही रेडी होके बाहर निकलती है। बाकी सारे तो सोल्जर्स इकट्ठे हो गए थे कि क्या आप हमें ऑटोग्राफ देंगी, जो कि ये फ़ौरन से देती है एंड वो खुशी के मारे ही वहाँ से भाग गए थे। अब इसे ये भी पता चला था कि कैप्टन लू किसी काम के सिलसिले में बाहर क्या हुआ है। जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट करके वापस आता है तब तक ये अपनी गाड़ी को ठीक करने में ही लगी हुई थी। वो फिर बड़े प्यार से इसे देख रहा होता है कि वैसे इस लड़की को कौन सा काम करना नहीं आता, मिलके किसी की हेल्प भी तो मांग सकती थी, बट नहीं, देखो अब खुद ही काम कर रही है। इसे इतना भी पता चला था कि कैप्टन लू ने ऑलरेडी ही इसकी गाड़ी में कुछ जो पुर्जे वगैरह डालने थे वो भी डाल दिए हुए हैं। इसे यही बात तो कैप्टन लू की अच्छी लगती है। एंड जैसे ही खाना खाने के लिए पहुंची थी तो पीछे से कैप्टन लू भी सर पे ही धमकते हैं। ग्रैंडपा तो इससे शादी की बात करने लग गए थे एंड ये भी पूछ लेते हैं कि तुम्हें कैसे बॉयज़ पसंद है। साथ ही साथ कैप्टन लू को भी इसके सामने पेश करते हैं। वैसे ये देखो इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड भी ना कोई इसी की तरह ही बनाना चाहिए। ये तो तुम्हें एक ही हाथ पे उठा भी सकता है, देखो इसके मसल्स। और बस ऐसे ही ये सब कुछ देखते हुए फ़ौरन से ही कैप्टन लू से बोल देती है कि वैसे ग्रैंडपा तो ठीक बात कर रहे थे कि क्या आप मुझे अपने एक बाजू पे उठा सकते हैं, मैंने वैसे तुम्हारे मसल्स चेक करना चाहती हूँ। लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया था कि बिल्कुल भी नहीं। वो फुल्ली से अवॉइड करने की कोशिश करता है। वैसे भी जानते हैं कि ये सुपरस्टार गर्ल है और मैं एक कैप्टन हूँ, हम दोनों का कोई जोड़ बन ही नहीं सकता। खैर इसी वजह से ही उससे अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी छुपा ही रहा होता है। अब नेक्स्ट ही जैसे ही कैप्टन लू काम कर रहा होता है तो दूर खड़ी ये तो बस उसे एडमायर ही कर रही होती है। एक्चुअली में ये खुद भी लू को पसंद करने लगी थी और हर हाल में उसका दिल जीतना चाहती है कि चाहे जो हो जाए इसके दिल में तो मैंने अपनी जगह बना ही लेनी है। अब हालांकि इसके पास लाइटर होता है, फिर भी स्मोकिंग करने के लिए जब वो इसके क्लोज आता है तब तो वैन की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी एंड खुद ही सोच रही होती है कि देखो वो मेरे इतने क्लोज आया, क्या वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। आज के दिन तो मैं उसके मुंह से गुलवा के रहूँगी कि वो भी मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। और वैसे भी वो मुझसे इम्प्रेस कैसे नहीं होता है, देख लेते हैं। कोई सेक्सी सा ड्रेस पहन के जैसे ही सबके सामने आती है तो इवन कि लू भी उससे अपनी नज़रें हटा नहीं पाता। अब फ़ौरन से ही आके अपनी ही जैकेट से उसे कवर करने लगा था एंड बाकी सबको भी पीछे ही रहने को बोलता है, मीन के इससे दूर रहने को, कि कोई भी इसके क्लोज मत आए। वैन तो लू वाली टेबल पे ही जाके बैठी थी। अब उसे फ्लर्ट करने लगती है कि देखती हूँ कि इसके दिल की घंटी कैसे नहीं बजती है, बट वो तो अपने
एक्सप्रेशन इसके सामने शो नहीं करवाता, जैसे कि ये जो भी करती फिरे उस पर असर नहीं होने वाला है। अब इसकी गाड़ी भी ठीक हो गई थी, इसने यहाँ से जाने का फुल प्लान बना के रखा होता है। ये भी डिसाइड करती है कि और किसी को बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन जाने से पहले इस बारे में ज़रूर लू से शेयर कर लूँगी ये बात। हो सकता है कि वो मुझे यहाँ पे रुकने का बोल दे। जैसे ये सारा कुछ ऐसे ही प्लान बनाते हुए बाहर निकलती है तो अचानक ही ये उसके कोट में हाथ मारती है, जो कि तब ब्लू ने इसे पहनने के लिए दिया था। उसमें से लाइटर निकलता है। अब इसे अंदाज़ा हो गया था कि आज दोपहर के वक्त इसने मेरे क्लोज आने का इसका मतलब है कि जानबूझ के ही आया था। ज़रूर इसके दिल में कुछ ना कुछ तो है ही सही, बट मानना नहीं चाहता है। ये अपने उसी पप्पी का ही ख्याल रख रहा होता है। जल्दी से उसने आके इसे वो लाइटर भी ले ही लिया था। उसके जाने के बाद जैसे ही ये पप्पी के पास आके बैठती है तो वो इसके हाथ पे बाइट कर लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी थी कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब एक पप्पी था, उसे क्या ही मालूम हो जाता। यही सब कुछ करते हुए लू ने भी इसे देख लिया होता। अब फ़ौरन से ही आके अपना सारा सामान पैक करने लग गई थी एंड फिर से वही ट्राई करती है कि एक तो मैं जाके लू को बताती हूँ कि मैं कल जा रही हूँ और आज की रात तो आज से नहीं जाने दूंगी। मैं उसके साथ ये नाइट स्पेंड करके रहूँगी और वो कभी भी इस दिन को भुला नहीं पाएगा। उससे दोबारा से फ्लर्ट कर रही होती है और वो इसे खुद से दूर रहने को बोलता है कि तुम्हारी ये सारी चालें मेरे काम नहीं आने वाली हैं। अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो बिल्कुल जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गाड़ी कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है। अब ये भी इसे भी अपनी पड़ जाती है कि ये क्या बात हुई। इतना तो मैं कभी भी किसी के लिए नहीं किया जितना कि इसके लिए कर रही हूँ। इवन कि मैं खुद इतनी रात को इसके दरवाजे पे आके खड़ी हूँ और ये मुझे इतना कोल्डली रिएक्ट कर रहा है एंड बिहेव कर रहा है। फ़ौरन से इसे पकड़ के फोर्सफुली किस कर लेती है। अब वो इसे धक्का दे देता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, मुझसे दूर हो जाओ। अब ये उससे फाइट करने का सोचती है। अब इसे कुछ कराटे वगैरह भी आते ही थे। फ़ौरन से ही एक मुक्का इसे दे मारती है और वो उस डॉज भी नहीं कर पाया था। अब जैसे ही साइड पे गया था फिर से उसे पकड़ के किस करने लगी थी कि अब तो मुझे नहीं जाने दोगे ना। और ये किस करती हुई वहाँ से चली जाती है कि चाहे जो हो जाए ये वाली रात तो तुम कभी भुला नहीं पाओगे। अगले दिन तो अब ब्लू को फेस करने से भी घबरा रही होती है कि नहीं, मुझे उसे फेस नहीं करना चाहिए। रात को जो कुछ भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट है मेरे, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। इधर ही ग्रैंडपा आके इससे बात कर रहे होते हैं कि हम सबको ही लू ने बताया है कि तुम जाने की तैयारी कर रही हो, क्या दोबारा कभी इस जगह पे आओगी। ये तो ग्रैंडपा को कोई ख़ास पाव नहीं देती एंड वहाँ से उठ के चली ही गई थी। उसके जाने के बाद ही पीछे से लू से बात करते हैं ग्रैंडपा कि पहले तो वैन का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, पता नहीं आज क्या हो गया। मैंने उससे पूछा है जा रही हो, फिर कब आओगी या फिर चक्कर लगाया करोगी कि नहीं। उसने तो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, पता नहीं उसे क्या हो गया। क्या तुम जाके उससे पूछोगे कि वो इतनी अपसेट क्यों थी। बाकी आंटी ने भी इसे कुछ खाना दिया था कि रास्ते में आप लोग खा लेना, सो जाके उसे पकड़ा दो। इसी बीच ही अचानक वो पपी आके इसकी कुछ ड्रेसेस वगैरह को ख़राब कर देता है। ये उस पर गुस्सा करने के लिए भागती है और ये इसे भी कहने लगी थी कि तुम उसके ऑनर हो ना, सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तुम। वो तो फ़ौरन से कह देता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं मैं तुम्हें फ़ौरन से ही बाय करवा के दे दूँगा एंड साथ ही साथ इसे ड्रॉप करने की भी बात करता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो अच्छी बात है, इस तरह से मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। एक ग्रैंड माँ एंड आंटी ने इसके लिए खाना बनाया हुआ था, वो भी इसे थमा देती हैं और ये दोनों तो अपनी सेपरेट गाड़ी में ही जाने लगे थे। इसने सोचा था शायद एक ही गाड़ी में जाएंगे, बट नहीं, इसके सारे प्लान पे ना वो पानी ही फेर देता है। लू में तो ऐसे समझो बिल्कुल इमोशंस थे ही नहीं। और यहाँ से जाते जाते अचानक ही इसके किसी एक फ्रेंड की कॉल आती है जो कि शायद इसे पसंद भी करता था। वो तो यही चाहता है कि जल्द से जल्दी वैन उससे शादी कर ले, बट ये उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करती आ रही थी। और ये सारी बातें कहीं इसका स्पीकर ऑन था फ़ोन का, तो लू ने सुननी थी। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो जाता है, पता है कि मेरी इससे कोई बात बन नहीं सकती है। वैसे भी इसके चाहने वाले काफ़ी हैं, ये मुझे भाव क्यों देगी, इसलिए कि मैं इसे इम्प्रेस नहीं हुआ, शायद मेरे क्लोज आने की कोशिश करती है, वरना कि ये मुझसे शादी करने का सोचे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दोनों कुछ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे आए थे कि बाद में शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि इसने उससे प्रॉमिस किया था कि जो मेरे पप्पी ने तुम्हारी चीज़ें ख़राब की हैं वो मैं तुम्हें बाय करके दूंगा। जैसे ही साइड पे जाता है पीछे से चुपके से इसने उसका नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था कि मैं जानती हूँ कि जब मैं उसे मांगूंगी तो उसने मुझे देना नहीं है। और ये सब कुछ करते हुए लू ने देख लिया था, बट शो नहीं
करवाता है कि पता नहीं क्या समझेगी। इसे यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज सा नज़र आता है, जैसे कि मैनेजर अपनी प्लेट में कुछ छुपाता हुआ कहीं रूम में जा रहा है। ये इस बारे में इससे बात करती है तो ये कह देता है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स का मीट वगैरह लाना अलाउ नहीं है, मीन के अगर कोई उसका शिकार करता है तो वो इलीगल है, हम टीम मिल के उसे पकड़ेंगे। अब यहाँ पे तो इसे ख़तरा महसूस हो गया था, इसलिए इसे कहता है कि मैं अंदर देखने के लिए जा रहा हूँ, तुम बाहर ही रहना, जब कोई इमरजेंसी होगी तो पुलिस को कॉल मिला देना। अब ये इन लोगों से आके पूछने लगा था कि इधर क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ। सारे इसे यहाँ से चले जाने को बोल रहे होते हैं कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। इधर तो इनकी अच्छी खासी फाइट भी हो गई थी। उसने तो इन्हें एक रूम में ही लॉक करके रख दिया होता है कि देखता हो कि यहाँ से कैसे नहीं जाते हो। अंदर जो कुछ हो रहा था बाहर से वैन ने सुन लिया होता, फ़ौरन से पुलिस को कॉल मिला देती है, जैसा कि इसे लू ने करने को बोला था। इधर लू ने भी इन सारे लोगों को ये पकड़ के रखा होता है और उनसे निमटने के बाद जैसे ही बाहर आता है तो सामने से देखता है कि मैनेजर का काम तो तमाम हुआ पड़ा था और ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि वैनी थी। मीन के मैनेजर इससे फ़ाइट करने के लिए आया था और इसने उसी की दुर्गत बना ली। वैसे भी फ़ाइट करना तो इसे आता ही है, वो इस पर थोड़ा बहुत भड़क गया था कि देखो ये काम मेरा था, मीन के तुम्हें इन सारी चीज़ें मामलात में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, मैंने कहा था ना कि जस्ट पुलिस को कॉल मिलानी है और कुछ नहीं। इसके हाथ पे भी चोट लग गई थी एंड साथ ही साथ इसके नीज पे भी। वो बाहर ला के इसे समझाने की भी कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, तुम्हें कोई हर्ट कर सकता है। बाद में इसे अपनी जैकेट से कवर करता है, बाकी इसे जो चोट लगी थी मेडिसिन वगैरह उसने लगा दी होती है। अब ये बातों ही बात में पूछना चाह रही होती है कि वैसे तुम्हें कैसी गर्ल्स पसंद है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि मुझे तो वो बॉयज़ पसंद है जो रिस्पॉन्सिबल हो, इनके दूसरे बंदे को प्रोटेक्ट करना जानते हो। जाहिर है वो सारी क्वालिटीज़ तो हमारे हीरो में थी। सो इसे ही एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, बट इसने तो साफ मना कर दिया होता है। अब जैसे ही गाड़ी में आके बैठते हैं, अब तो एक ही गाड़ी में जा रहे थे, उसे यही लग रहा था कि मुझे ड्राइविंग करने के लिए बोलेगी, बट इसने नहीं बोला था। वो फिर खुद ही आके बैठ जाता है, चलो कोई नहीं है, मैं तुम्हें खुद ही ड्रॉप कर दूंगा। अब इसे सीट बेल्ट पहनने में मुश्किल हो रही होती है तो वो मदद कर देता है। अचानक इनकी किस भी हो गई थी। अब वो गुस्सा करता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना, जैसा कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम क्या करना चाहती हो। ये कह देती है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। इनके ये उनकी सारी बातों को लाइटली लेती है। कुछ ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद ही ये वही चीज़ें बाय करने के लिए आ गए थे जो कि इसके पप्पी ने ख़राब कर दी थी। वो तो लेडीज़ शॉप में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था और ये ज़बरदस्ती उसे यहाँ पे लेके आती है। अगली लेडी यही पूछ रही थी कि क्या ये आपके हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड तो कभी भी मुझे ऐसी शॉपिंग करवाने के लिए नहीं लेके आए, तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो कैसे लेके आई। अब ये बेचारा यहाँ पे बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था कि बस ये अपनी ये शॉपिंग कर ले, इसके बाद तो मैं यहाँ से भाग ही जाऊँ, यहाँ पे दिखूँ ही मत। अचानक जैसे ही वो चेंज करने के लिए जाती है तो इसे बुला लेती है कि क्या मेरी हेल्प कर दोगे। वो लेडी भी यहाँ पे नहीं खड़ी थी जो कि पहले इन्हें कुछ चीज़ें दिखा रही थी। ये जैसे उसकी मदद करता है और वो ड्रेस चेंज करके आई ही थी कि इसे कॉल आ जाती है इमरजेंसी में और ये उसका जो भी सारा बिल वगैरह था पे करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। ये उसी नंबर से जो कि इसने उसके मोबाइल से लिया था उसे मैसेज करती है कि कहाँ पे चले गए थे। वो आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं करता बल्कि इसकी एजेंट बार बार इसे वापस आने को बोल रही थी एंड इसका वो फ्रेंड भी जिसने कि इसे प्रपोज किया था शादी के लिए। इसने हालांकि उसे रिजेक्ट कर दिया होता है बट वो पास नहीं आने वाला होता, वेट करने के लिए बैठ गई होती है कि शायद हो सकता है कि मेरा ये वाला मैसेज पढ़ ही ले लूँ एंड वो मुझे रिप्लाई करे और मुझे लेने के लिए भी आएगा। ये लोग उसी मिशन पे ही निकले होते हैं कि आइलैंड पे कैसे कोई इलीगल काम हो रहा था। वो लोग तो बेचारे मासूम जानवरों को ही पकड़ रहे होते हैं और उनका गलत यूज़ कर रहे थे। ये इन्हें जिस बंदे पे शक होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। इवन कि आज की रात तो एक होटल में ही स्टे करने वाले थे और अचानक ही इसे मैसेज मिलता है एक अननोन नंबर से। अब इसे थोड़ा बहुत डाउट तो होता है कि कहीं ये वाला नंबर वैन का तो नहीं है, शायद वो मेरे मोबाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी तो हो सकता है उसने ले लिया होगा। अब जैसे इसे रिप्लाई करते हैं एंड ये पूछने लगा था कि तुम कौन हो, वो तो बस इसी बात से ही खुश हो जाती है कि वाओ लू ने मुझे रिप्लाई किया, इसका मतलब है कि अब की बार तो पक्की पक्की मेरी बात बनी जानी है। वो भी कहीं इसी होटल में ही रुकी हुई थी, इसकी फ़्लाइट मिस हो गई थी, बस इसी इंतज़ार में कि कभी तो लू मुझे रिप्लाई करेगा। अब यहाँ पे अचानक जैसे वो पूछता है ना कि तुम कौन हो, मतलब कि मुझे मैसेज क्यों कर रही हो, जाहिर है मुझे जानती ही होगी कि इसलिए क्या है।
या आगे से झूठ बोल देती है कि मैं तुम्हारे किसी स्कूल की आंटी हूँ या कुछ ऐसा सा कि जहाँ पे तुम पढ़े हुए थे। अभी अपने बारे में नहीं बता सकती थी और उससे उसकी गर्लफ्रेंड का भी पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं बनाई है तो मैं मदद कर सकती हूँ इसमें, वैसे भी मेरी डिवोर्स हो गई है और अभी भी मैं यंग हूँ। क्या मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जानती थी कि अगर मैं वैन बन के इसे मैसेज करूँगी, बन के इसे बता दूँगी कि मैं वैन हूँ, तो इसने ऑब्वियसली सी बात है मुझे रिजेक्ट कर देना है। अब तो मुझे पता चलेगा ना कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है। वो यही कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वगैरह वगैरह। ये अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मीन के अपनी शक्ल नहीं दिखाती है, उसे सेंड कर देती है कि देख लो मैं कितनी हॉट हूँ। अब ये जैसे उसकी गर्दन पे तिल का निशान देखता है तो इसे याद आता है कि जब मैंने उसकी ड्रेस चेंज की थी तब तो बिल्कुल ऐसा सा वैन की गर्दन पे भी था। सो इसका मतलब है कि ये वैन ही है जो मुझे टीस कर रही है। इसे सारी समझ आ जाती है। कल ही मिलने का प्लान भी बनाते हैं। आज अचानक ही फिर से इसे इसके सारे सोल्जर्स की कॉल आ गई थी कि हमें मालूम हो गया है कि कल जिसे कि हम ढूंढ रहे हैं वो बंदा कहाँ पे आ रहा है, सो आप टाइम पे पहुँच जाना। इसलिए जैसा कि मिलना था आज लू से, कुछ मास्क वगैरह पहन लेती है कि वो मुझे पहचानेगा तो नहीं ना। और जैसे ही वो उसी बंदे को फॉलो करते करते जा रहा था, ये वही वाला मास्क उसे भी दे देती है कि तुम ये पहन के जाना, वो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा। अब इसकी नज़र पड़ी गई थी। अब मज़ीद इसे कन्फर्म हो जाता है कि ओ सो जिस लड़की से मैंने मिलना था वो कोई और नहीं बल्कि यही मैडम ही थी। खैर कोई बात नहीं है, फ़िलहाल तो अपना मिशन कंप्लीट कर लूँ ना। ज़्यादा ज़रूरी तो इसे इस वक्त अपना मिशन ही लग रहा था। ज़ाहिर मासूम जानवरों की जान खतरे में थी और ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता है। काफ़ी अरसे से ये काम जो कर रहा था, अचानक ही इसे रास्ते में लू का कोट पड़ा मिलता है। सो एक लेडी से पूछने लगी थी कि ये वाला आदमी कहाँ गया। वो इसकी नज़रों से ओझल जो हो गया था वो बता देती हैं कि उस साइड पे। ये अभी इन लोगों से कुछ बातचीत कर रहा होता है। इनके इसका यही काम था कि यहीं के यहीं इनको टपका दूंगा, बट ऊपर से वैन आ जाती है। अब उसे देख के इसे थोड़ा बहुत ये भी होने लगता है कि कहीं ये लोग वैन को भी नुकसान ना पहुंचाएं। ये तो उनके सामने यही शो करवा रही थी कि जैसे कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है एंड इसी प्लेस पे इनका पहले से ही प्लान था आने का। अब उनके सामने मज़ीद अपना रिलेशनशिप कंफर्म करने के लिए वो इसे किस भी कर लेता है और ये दोनों फिर हंसते हुए वहाँ से साइड पे ही चले जाते हैं। उनके इन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये अब इस पे काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गया था कि मेरे पीछे इधर आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती है ना। अब बस यहीं पे मेरे आने का वेट मत करना और यहाँ से चली जाओ, मैं ज़रा इन लोगों से निमट के आता हूँ, समझी तुम। ये कहता हुआ वहाँ से फ़ौरन से इस साइड पे, ये लोग तो यही अपने माल को कहीं पहुँचाने का ही प्लान बना रहे होते हैं और वो आते ही इन पे अटैक कर देता है। बाकी अपने जो साथी वगैरह थे उन्हें इसने कॉल करके यहीं पे ही बुला लिया था, इनके कोई मैसेज दे दिया होता है। उन्हें आने में थोड़ी देरी हो जाती है और ये तो इसे ना सिर्फ चोटें लग गई थी बल्कि अपनी बंदूक के निशाने पे ही ले लेते हैं कि इसे तो आज हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वो खुद से फाइट करने की भरपूर कोशिश करता है और इसके पीछे भागते भागते अचानक ही फिर इसके बाकी सारे साथी भी पहुंच आए थे। उन्होंने इन लोगों को पकड़ तो लिया था। अब अचानक ही इनके बॉस की नज़र पड़ती है वैन पे जो कि गई ही नहीं थी। हालांकि लू ने बोला भी था कि यहाँ से चली जाना, वो तो बस इसे अपने निशाने पे ले लेता है। हॉस्टेज ही बना के रख लिया था उसने, क्योंकि पहले ही देख चुका था कि कैसे इस लड़की का कुछ रिलेशनशिप था लू के साथ, कैप्टन लू जो होता है। सो इसी तरह से ही हमारी कुछ हेल्प हो सकती है। वो फ़ौरन से कहता है कि अपने इन साथियों को बोलो कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैंने इस लड़की को मार देना है। ये भी कह देता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। बाकी ये उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है कि इसका ध्यान थोड़ा सा तो भटके। अब जैसे ही बॉस का ध्यान भटकता है, इसने उससे वो गन छीन ली थी और उसे ही अपने निशाने पे ले लेते हैं। इस तरह से जाके पुलिस को पहले ही इन्होंने कॉल मिला दी होती है, वो लोग पहुंच आए थे और इन सारे ही गुंडों को पकड़ के लेके जाते हैं। इसका एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया था, इसने इन मासूम जानवरों की जान बचा ली थी। क्योंकि इनका मिशन भी यही होता है कि यहाँ पे कोई भी इलीगल बिजनेस मत हो। बाकी सारे भी हैरान हो रहे होते हैं कि वैन इधर क्या कर रही है, आपने तो बताया था कि इसने जाने का डिसाइड किया, बट ये तो गई ही नहीं। वो इसका हाथ पकड़ता हुआ इसे साइड पे ही लेके आ जाता है, यही कहने की कोशिश करता है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चली जाना, बट गई क्यों नहीं थी तुम। ये भी कहती है कि हाँ हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, बट मैं क्या करूँ, अपने दिल की सुनूँ कि अपने दिमाग की सुनूँ। वैसे भी दिलो दिमाग तब तुम्हारा ही हो चुका है। एंड अपने बचपन के बारे में ही उसे बताने लगी थी कि इसकी सैड लाइफ स्टोरी क्या है, कि कैसे बचपन में इसने बहुत ही बुरा वक्त गुजारा है। इसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, ऊपर से इसका बाप भी शराबी ही था।
वो इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा मारा करता था, ना सिर्फ इसे बल्कि इसकी मॉम को भी टॉर्चर भी किया करता था। इतनी बड़ी मुश्किलों से ही इसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और लोगों को ये भी लगता है कि जैसे कि मैंने बहुत ही आसानी से अपना ये गोल अचीव किया, मैं इनकी एक्ट्रेस बनी। ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरा वास्ता तो इतने बुरे बुरे क्लाइंट से भी पड़ता था। मैं तो बस कुछ दिन ऐसे ही अपने अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए इस आइलैंड पे आई। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ तुम्हें नहीं बुला पा रही हूँ। मेरा इरादा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बट नहीं, ऐसा मैं नहीं कर पाई। क्या करूँ? वो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो करने लगी थी, ऐसा उसने कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया था जैसा कि लू के लिए करती थी। एंड उसे किस भी कर लेती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए थे। बाहर ये सारे वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक कैप्टन लू आई क्यों नहीं है। नियान कहता है कि चलो मैं जाके देख आता हूँ, और बस इन दोनों को साथ में तो इन लोगों ने देख लिया था। नियान इससे पहले कि चीखता चिल्लाता, मीन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गए थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये उसे पकड़ के गाड़ी में ही लेके आके बैठ जाते हैं कि खबरदार, इस बारे में बॉस को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना पता है ना कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। मीन के बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे ना। अब ये सब कुछ होने के बाद ही वो वापस आ गया था। इसने उसे रात को होटल में ही बुलाया होता है कि अगर तुम आ गए तो मैं समझूंगी कि तुम्हारी तरफ से भी हाँ है। ये होटल में उसके आने का काफ़ी ज़्यादा वेट करती है। वो आया तो होता है इससे मिलने के लिए, बट अचानक क्या हुआ कि उसने अपना इरादा ही चेंज कर लिया कि शायद हम दोनों नहीं बने एक दूसरे के लिए। उसे अभी भी अपनी लाइफ में आगे सक्सेस मिलनी है, और मैं इसी गाँव का ही रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ से जाने का तो मौका मिलना नहीं है। शायद उसे अपनी लाइफ में कोई और अच्छा सा लड़का मिल जाएगा। इसी कश्मकश में वो तो बाहर ही खड़ा रह गया था, और ये उसके आने का वेट करते करते बस जैसे ही अगले दिन बाहर निकलती है, इसकी नज़र पड़ जाती है कि जैसे कि वो अभी यहीं था और फ़ौरन से ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ये भी उसके पीछे आती तो है। अचानक इसके पाँव भी मुड़ गया था, तो सीढ़ियों में ही बैठ जाती है। ये बस पकड़ता हुआ अपने टेंट वाली जगह पे ही आ गया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद ही अचानक ही सारों को इमरजेंसी में कॉल आ गई थी कि कैसे रेन में आते हुए एक बस मुसीबत में फंसी हुई है और हमें जाके उन लोगों की मदद करनी है। और उसी बस में ही दिखाया जाता है वैन को भी। मीन की उसने अभी भी हार नहीं मानी थी कि मैं गांव जाके ज़रूर कैप्टन लू से उसका जवाब मांगूंगी। और वैसे भी मैंने होटल में बुलाया था और वो आया भी हुआ था, सो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। वहाँ पे तो जैसे कि ये ट्रेन हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, ये उनकी मदद करने का सोचती है। ये जैसे तैसे करके बस में से बाहर निकल आई थी। कुछ पत्थर वगैरह बस के आगे रख रही होती है कि ये रुक जाए, और अचानक ही बस की टक्कर लगने की वजह से एक साइड पे जाके बेहोश हो गई थी। बाकी सारे लोग भी इनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इन्हें तो यही न्यूज़ मिली होती है कि 17 पैसेंजर्स थे, 16 मिल गए थे और एक गायब था। अब यहाँ से उन सबके आईडी कार्ड्स को चेक करते हैं तो नियान कहता है कि ओ नो, 17% तो कोई और नहीं बल्कि वैन ही है। अब ये तो उन सभी को वहाँ से भेज देता है कि जाओ बाकियों को तो रेस्क्यू करो, बाकी रही वैन उसे मैं खुद ही संभाल लूँगा। काफ़ी ज़्यादा तलाश करने के बाद फाइनली इसे वैन मिल ही गई थी। शुक्र है कि अभी बेहोश ही हुई थी, उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अब जितना कि उसे इसने डेंजर में देखा था, अंदाज़ा हो गया होता है कि मैं इसे जितना अवॉइड कर लूँ, अपनी फीलिंग्स को एडमिट ना करूँ, बट इसे कभी भी नहीं खो सकता हूँ। उसे अब अंदाज़ा हो गया था कि वो इसे कितना ज़्यादा लव करता है। नेक्स्ट ही जैसे इसकी आँख खुलती है तो देखती है कि ग्रैंडमा से लू बात कर रहा है, और इसे होश में आते हुए देख के फ़ौरन से ही आके इसे कुछ सूप वगैरह पिलाने लगा था। एंड कल जो भी हो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। इसे इसका इतना ज़्यादा ख्याल रखते हुए देख के ग्रैंडमा पूछ लेती हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और ये शर्माता हुआ वहाँ से भाग जाता है। एंड ग्रैंडमा इसे यही बताने की कोशिश कर रही होती हैं कि वैसे आज तक लू को मैंने इतना परेशान नहीं देखा जितना कि वो तुम्हें लेके लग रहा था। सारी रात वो तुम्हारी केयर करता रहा है, यहीं पे बैठा रहा, हालांकि कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। शायद वो तुम्हें पसंद करता है बट एडमिट नहीं कर रहा है। अब इसने आज के दिन तो पक्का वापस चले जाना था, इसकी फ़्लाइट बुक्स हो गई थी। अब जैसे इसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में जो कि ये जाने की प्लेस थी, अभी कुछ टाइम बचा हुआ था, वहाँ पे लेके जाने की बजाय अपनी फेवरेट प्लेस पे ही आ गया था। और इसी बात की तो वैन को खुशी होती है। अब अचानक जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि इसी साइड पे तो एक बाप अपनी बेटी को कितना ज़्यादा लव कर रहा है, मीन कि उसकी केयर कर रहा है, और ये देखते हुए इसे अपना बचपन याद आ जाता है। यही याद कर रही थी कि कैसे मेरा बाप मुझे मारा करता था एंड मेरी मॉम को भी टॉर्चर करते थे। वो कितने ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो गए थे, और ज़िंदगी में तो कभी ख़ास तौर पे बचपन में तो इसने सुकून देखा ही नहीं।
यही सब कुछ याद करते करते इमोशनल भी हो जाती है एंड इसे ये भी बताने लगी थी कि कैसे उनका टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद ही मैंने फैसला किया था कि मेरी लाइफ में कैसा पर्सन आएगा कि जो मुझे लव करे। लेकिन मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा बंदा मिला ही नहीं और ना ही किसने मुझे लव किया। एक तुम ही मिले थे जिसके साथ होते हुए मैं इतना वार्म फील करती। एंड ऑब्वियसली सी बात है हमारा हीरो काफ़ी प्रोटेक्टिव भी था। सो यही सारी बातें सुननी थी। वो फ़ौरन से इसे हाँ कर देता है कि ठीक है, सो क्या अब तुम मुझे चांस दोगी कि मैं तुम्हारी ये जो कि तुम अनसेफ फील करती हो उस सारी कमियों को दूर कर दूँ। यही सुनना था। वैन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ऑब्वियसली सी बात है उसकी भी हाँ ही थी। इसी के साथ ही हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है। लू और वैन दोनों की शादी हो चुकी थी। ये कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और वैन की एजेंट इनके साथ ही फ़ोटो शूट करवा रही होती हैं। इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।